ज्योमेट्री फर्स्ट लेक्चर बाय शैलेश सर। ओके, हमने ज्योमेट्री में कौन कौन से चैप्टर 9th में पढ़ लिए थे? जस्ट लाइक एक समीकरण के टाइप का था, निर्देशांक वाला क्वेश्चन, ठीक है। फिर आपने सेकेंड चैप्टर में क्या पढ़ा था? त्रिभुज के बारे में पढ़ा था। थर्ड चैप्टर था त्रिभुज था, चतुर्भुज था, ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े। ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ा है, त्रिकोणमिति पढ़ा है और महत्वमापन पढ़ा है, हाँ ठीक है, क्षेत्रमिति जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, चैप्टर्स में यहाँ पे आपको छः चैप्टर है। पहला चैप्टर आपका समरूपता है, दूसरा चैप्टर उसी चैप्टर के अंदर आपको पाइथागोरस मिल जाएगा, ठीक है। उसी चैप्टर में आपको पाइथागोरस मिलेगा कि अलग से चैप्टर है वो। समरूपता है, पाइथागोरस है, वित्त चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद भूमिति रचना, निर्देशांक भूमिति, उसके बाद क्षेत्रमिति, ठीक है, हाँ ठीक है। वही त्रिकोणमिति जो भी चैप्टर है वो तो एग्जैक्ट, अगर आपको ज्योमेट्री पढ़ना है तो त्रिकोणमिति मस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आगे चल के आपको मोस्टली त्रिकोणमिति को ही झेलना है, ठीक है। कॉमर्स लिया तो आपको त्रिकोणमिति नहीं मिलेगा, ठीक है, और साइंस लिया तो आपको त्रिकोणमिति ही मिलेगा। उसके साथ ही आपको मैथ्स का प्रिपरेशन करना है, ठीक है। लेकिन आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट पहले समरूपता ये सारे चैप्टर्स के आने चाहिए। तो पहले हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1 समरूपता के बारे में, ठीक है। समरूपता का छोटा सा पार्ट आपको 9th स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत मिला होगा, ठीक है। समरूपता क्या होता है? चैप्टर समरूपता चैप्टर में आपको पहले समरूप वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। समरूप होता है और एक होता है सर्वांगसम। ठीक है, सर्वांगसम और समरूप में डिफरेंस क्या है? देखो यहां पे सर्वांगसम का मतलब क्या होता है? त्रिभुज बनाया है आपने, ए बी सी पी क्यू आर, ये 5, ये 6, ये 7 मान लिया हमने, तो ये भी 5, ये 6, ये 7, मतलब दोनों के दोनों जो त्रिभुज होंगे उनकी भुजाओं का जो मान होगा वो एकदम समान होगा। इसको हम लोग सर्वांगसम बोलते हैं। और सर्वांगसम के लिए हमको 5 कसौटियां दी जाती थी। पहली कसौटी होती थी भुजा भुजा भुजा, दूसरी कसौटी थी भुजा कोण भुजा, तीसरी कसौटी थी कोण भुजा कोण, चौथी कसौटी कोण भुजा कोण, और तीसरी कसौटी कर्ण भुजा कसौटी। मतलब त्रिभुजों को सर्वांगसम करने के लिए भुजा कोण कोण, त्रिभुजों को सर्वांगसम करने के लिए हमको इस 5 कसौटी का उपयोग करना पड़ता था, ठीक है। लेकिन इसमें सर्वांगसम के लिए कंडीशंस, इसमें तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, बराबर, और इसमें 2 भुजा बराबर होनी चाहिए और उनके बीच का एक कोण सर्वांगसम होना चाहिए, ठीक है। दोनों भुजाओं के बीच का एक कोण, इसमें 2 कोण होने चाहिए और 2 कोण सर्वांगसम होने के साथ साथ उनके बीच की एक भुजा भी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, सर्वांगसम होनी चाहिए। इसमें एक भुजा 2 कोण। इसमें कर्ण भुजा कसौटी में आपको 3 चीजें लिखनी पड़ती है। पहला, कोई भी एक भुजा सर्वांगसम हो, ठीक है, 2 में से किसी एक भुजा, मतलब कर्ण भुजा कसौटी किस में लगती है? कर्ण भुजा कसौटी हमेशा समकोण त्रिभुज में लगती है।
समकोण त्रिभुज में एक कर्ण होना चाहिए, एक 90 होना चाहिए और एक कोई भी भुजा होनी चाहिए, तो हम लोग को कसौटी लगेगी कर्ण भुजा कसौटी। ठीक है, तो ये आपके सर्वांग सम का काम था। लेकिन समरूपता में क्या होगा, ये आपका सर्वांग सम। अब समरूपता में देखो, दो, तीन, चार, तो ये आया 4, 6, 8। अब इसकी संगति को देखो, ये ABC, ये PQR, आपको एक त्रिभुज बड़ा और एक त्रिभुज छोटा दिख रहा होगा। ठीक है, जब ये त्रिभुज बड़ा और छोटा है तो आप मेरे को बताओ AB और PQ में क्या अंतर है, डबल है कि नहीं? AB का डबल PQ है, BC का डबल QR है और AC का डबल PR है। मतलब भुजाएं बराबर तो नहीं दिखेगी आपको, लेकिन उनकी भुजाओं का अनुपात समान दिखेगा। रूप समान होंगे लेकिन भुजाएं सर्वांगसम नहीं होंगी। भुजाएं हमेशा अनुपात में बढ़ेंगी। अनुपात मतलब AB का मान जो दिया होगा उसका डबल अगर BC का PQ का मान है तो बाकी सब भुजाओं का भी मान डबल होगा। अगर ये 2 से यहां पे 8 लिखा होता, मैंने 2 के बाद 8 मतलब 4 गुना, चौथा ना, 2 चौक 8, तो हर एक में 4 का हिस्सा होता। 2 चौक 8, ये देखो 2 दूनी 4 होता है, तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, तो जो दुगुना है वो हमेशा क्या दर्शाएगा, अनुपात दर्शाएगा। ठीक है, लेकिन सर्वांगसम में ये 60, ये 60, तो ये भी 60, ये भी 60। अगर यहां पर 60 है तो यहां पे 120 नहीं होगा, यहां पे 60 ही होगा। क्या चीज समझा? सर्वांगसम में जब भुजाएं आती हैं तो भुजाएं बराबर होती हैं और कोण भी बराबर होते हैं। लेकिन यहां पर समरूपता में जब भी आपको भुजाओं का मान दिया होगा तो भुजाएं हमेशा अनुपात में बराबर होंगी। यहां पे भुजाएं सर्वांगसम में बराबर है और यहां पर भुजाएं अनुपात में बराबर है। अनुपात में बराबर मतलब AB बटे PQ लिखा मैंने, तो आपने 2/4 लिखा, तो इसका आंसर 1/2 आया। अगर मैंने BC लिखा तो आप नीचे QR लिखोगे, तो इसका 3/6 होगा, तो आंसर 1/2 आएगा। तो क्या बोला गया? समरूप त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। समरूप त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात बराबर होता है और कोण सर्वांगसम होते हैं। भुजाओं का अनुपात बराबर होता है और कोण सर्वांगसम होते हैं। और समरूप करने के लिए हमको 3 कसौटियां होती हैं, भुजा, कोण, भुजा, 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 और तीसरा है कोण, कोण। इस 3 कसौटी के सिवा कोई चौथी कसौटी आपको नहीं मिलेगी। इसमें 5 कसौटियां होती हैं और समरूप में 3 कसौटियां होती हैं। ठीक है, तीनों भुजाएं बराबर अनुपात में बराबर होंगी तो भुजा 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 कसौटी लगेगा। 2 भुजा बराबर होगा का अनुपात बराबर होगा और एक कोण सर्वांगसम होगा, उनके बीच का एक कोण सर्वांगसम होगा, तो भुजा कोण भुजा कसौटी लगेगा। और जब 2 कोण मतलब ये 60 है, ये 70 है, तो ये 60 है और ये 70 है, तो कितनी कसौटियां आएंगी, मतलब कौन सी कसौटी आएगी? कोण B बराबर कोण Q के होगा, कोण C बराबर कोण R के होगा, तो इसमें कौन सी कसौटी लगेगी? कोण कोण कसौटी लगेगी। जिस त्रिभुज की 2 कोण अगर सर्वांगसम होंगे, 2 कोण अगर सर्वांगसम होंगे, उसे कोण कोण कसौटी के आधार पर त्रिभुजों को समरूप कहा जाएगा। ठीक है, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, जिन त्रिभुजों के तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, उसे भुजा 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 कसौटी के आधार पर त्रिभुजों को समरूप करना पड़ेगा। ठीक है,
जिस त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा और उनके बीच का कोण सर्वांग होगा तो उसे भुजा कोण भुजा कसौटी के आधार पर समरूप करना पड़ेगा। समरूप करना पड़ेगा, ना कि सर्वांग सम करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ इतना? ठीक है, समरूप और सर्वांग सम में डिफरेंस पता चल गया आपको कि समरूप में उनकी भुजाएं, तीनों भुजाएं बराबर होती है, कोण भी बराबर होते हैं, और समरूप में सर्वांग सम में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और कोण भी बराबर होते हैं। लेकिन समरूप के अंदर तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर होगा और कोण सर्वांग सम होंगे। ओके, अब समरूप से पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। मैंने तो अभी यहां पे समरूप के बारे में डिस्कशन किया। ठीक है, कसौटी को ध्यान में रखना कि सर्वांग सम करने के लिए कितनी कसौटी लगेगी, सर्वांग सम करने के लिए कितनी कसौटी लगेगी। ठीक है, अच्छा ये 6 और 7 लिख दिया था ना मैंने। ओके, यहां पे 7 होगा, यहां पे 6 होगा। ओके, ये क्लियर हुआ आपको? आगे देखते हैं। अब आते हैं, पहले आपको ऊंचाई और आधार के बारे में समझना है। ऊंचाई और आधार, पहला गुणधर्म देखते हैं। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत आधार तथा ऊंचाइयों के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत आधार तथा ऊंचाइयों के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। यह आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, क्या बोला मैंने? दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधार तथा ऊंचाइयों के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। तो वर्ड देखो कैसे याद है। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत आधार तथा ऊंचाइयों के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, पहले आधार और ऊंचाई का गुणनफल का अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, वर्ड याद करना थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा, लेकिन एक बार अगर पहला याद हो गया तो दूसरा तीसरा चौथा गुणधर्म आपको बहुत फटाफट याद होगा। ठीक है, तो पहले इसको सिद्ध कैसे करते हैं, ये सिद्ध करना पड़ता है आपको। एग्जाम में कभी कभार पूछ लेता है। ABC इसको अधिक कोण जैसा बना रहा हूं। PQR ये आपकी ऊंचाई। कभी भी अधिक कोण में ऊंचाई बाहर साइड से होती है और न्यून कोण में ऊंचाई अंदर होती है। ये होगा बाहरी ऊंचाई और ये आंतरिक ऊंचाई। ठीक है, इधर S लिख दिया। तो अब आपको इन दोनों त्रिभुजों के अंदर मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा उसको ध्यान से समझना है। पहले मैंने बोला त्रिभुज ABC, तो इस त्रिभुज ABC का आधार क्या होगा? तो आधार क्या होगा? BC। इस त्रिभुज का आधार क्या होगा? QR, ना कि SR। मैं PQR की बात कर रहा हूं। ठीक है, अभी जैसे आपके घर में आपका एक अगर बना है महला, ठीक है, तो आपने गैलरी निकाली है। गैलरी मतलब जो आपका बालकनी रहता है वो निकाला हुआ है। आधार तो ये है, मतलब यहां पे जहां हम रह रहे हैं वो आधार है। बालकनी तो हवा में है ना,
बालकनी हवा में रहती है, वो एंगल के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन नीचे बेस होता है क्या उसका? नहीं। तो वैसे ही ये ऊंचाई का भी बेस नहीं है, इसका क्रॉस है ये। तो आधार तो यही है जो इसको संभाल के रखा है, ठीक है। तो ऊंचाई यहां पर है, ओके। तो यहां पर पी क्यू आर में क्यू आर आपका आधार हुआ, पी एस आपका ऊंचाई हुआ। तो दोनों जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आधार कौन सा है, ऊंचाई कौन सा है। आधार और ऊंचाई आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि उसी का काम है ना आपको, ठीक है। तो दत्त में आपने क्या लिखा, ध्यान से समझना। त्रिभुज एबीसी में एडी किस पे लंब है? बीसी पे। त्रिभुज पीक्यूआर में पीएस लंब किस पे है? क्यूआर पे, ओके। ये आपका आधार और ऊंचाई ने दर्शा दिया। दत्त के बाद आपको साध्य लिखना है। साध्य समझो, हां, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पीक्यूआर, इसको बोलते हैं दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब बटे ना। किसके बराबर होगा? उनके संगत आधार तथा ऊंचाइयों के गुणनफल के अनुपात के बराबर होगा। ऊंचाइयों और आधारों के, ऊंचाई कौन सा है, आधार कौन सा है? ऊंचाई और आधार, आधार और ऊंचाई ना, तो ये बीसी गुणे एडी और इधर क्यूआर गुणे पीएस। अब पढ़ो इसको देख के कैसे पढ़ोगे? दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधार, इसको बोलते हैं संगत, मतलब साथ में, इधर बीसी तो इधर क्यूआर है, ठीक है। संगत आधार तथा ऊंचाइयों के गुणनफल के अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। जब तक आप इसे रीड करोगे तब तक आपको ये याद हो जाएगा। क्या बोला? दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधार तथा ऊंचाइयों के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है, ओके। तो ये क्लियर हुआ। इतना क्लियर होने के बाद आपको इसे सिद्ध करना है। इसमें कोई रचना नहीं है, क्योंकि पूरी रचना बना कर दी हुई है आपको इसमें। उत्पत्ति में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट पॉइंट, त्रिभुज एबीसी में एडी लंब किस पे है? बीसी पे, ओके। तो आपको त्रिभुज का गुणधर्म पता होगा। एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो ये तो आपके लिए दत्त था, 1/2 गुणे आधार, आधार क्या है? बीसी, ऊंचाई क्या है? एडी। तो इधर लिखो त्रिभुज के क्षेत्रफल से, ओके। अब दूसरा आता है त्रिभुज पीक्यूआर में पीएस लंब किस पे? क्यूआर पे। तो एरिया ऑफ त्रिभुज पीक्यूआर बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। आधार क्या है? क्यूआर, और ऊंचाई क्या है? पीएस। ये आपके लिए क्या हो गया? दत्त। ये आपके लिए क्या हो गया? त्रिभुज का क्षेत्रफल, ओके। इतना क्लियर हुआ। इतना क्लियर होने के बाद फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट में आपका आंसर आ जाना चाहिए। जो साध्य है वही लिखना है ना, तो आपको साध्य में 6 पॉइंट में मिलना चाहिए। तो अब आपको सेकेंड और फोर्थ को भाग देना है। पहले और चौथे को क्या करना है? भाग देना है। एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पीक्यूआर। एक सेकेंड, शायद वीडियो में कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, इधर से लिखता हूं।
एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR 1/2 गुणे BC गुणे AD 1/2 गुणे QR गुणे PS कथन 2 और 4 को भाग देने पर। ठीक है, BC गुणे AD बटे QR गुणे PS। क्लियर? सारे क्वेश्चंस इसी बेस पे आएंगे। अभी आपको यही पहचानना है कि इसमें आधार क्या है, ऊंचाई क्या है, आधार क्या है, ऊंचाई क्या है। ये पता होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये पहला गुणधर्म है, ऐसे 4 गुणधर्म है। आपका पहला गुणधर्म आपको टेक्स्ट बुक में सिद्ध करके दिया हुआ है, लेकिन बाकी 3 गुणधर्म वो सिद्ध करना नहीं है, वो आपको समझना है कि कैसे आएगा, क्या आएगा। लेकिन मैं आपको थ्योरम करा के दूंगा, वो जो गुणधर्म है वो सारी की सारी चीज मैं करवा के दूंगा कि क्यों ऐसा हुआ। ओके, चलो लिख लो। नंबर 2 पे गुणधर्म नंबर 2 क्या बोलता है, समझो उसको। तीनों गुणधर्म को क्लियर कर देता हूं। 4 है तो उसमें से दूसरा गुणधर्म क्या है, टेक्स्ट बुक में आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा। क्या लिखा हुआ है, समान आधार वाले। अभी समझो मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, A1 बटे A2 बराबर B1 गुणे H1 B2 गुणे H2। ये आपका पहला गुणधर्म था। 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधार तथा ऊंचाइयों के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। अब मैं आपको गुणधर्म नंबर 2 बता रहा हूं। गुणधर्म नंबर 2 में मैंने बोला समान आधार वाले 2 त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर है। क्या चीज समान है, आधार समान है। किसका अनुपात, 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात किसके बराबर, उनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर। क्या समान है, क्या बराबर है, आधार समान है तो ऊंचाई बराबर है। आधार समान है तो क्या बराबर है, ऊंचाई। तो मुझे ये बताओ, जब इसमें कुछ बराबर नहीं था, ऊंचाई अलग आधार अलग, तो दोनों लिखा गया ना। जब ये दोनों समान है, इसका मतलब B1 और B2 बराबर है। B1 और B2 क्या है, बराबर है। B1 B2 क्यों बराबर, आधार समान ना, तो B1 B2 बराबर, तो ये कट जाएगा। और ये जैसे ही घटेगा आंसर क्या आएगा, ये। वापस समझो, क्या समान है, आधार समान है। जब आधार समान तो B1 B2 क्या हो गया, कैंसल। तो किसका अनुपात आया, H1 बटे H2 का। मतलब 2 त्रिभुज जिसमें आधार समान होंगे उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होगा। और जिस वक्त गुणधर्म नंबर 3, जब यहां पर मैं लिख दिया समान ऊंचाई वाले, अगर समान ऊंचाई लिखा
तो यहां पे A1 बटे A2 बराबर B1 गुणे H1 बटे B2 गुणे H2 था ना, तो क्या कटेगा, H1 H2 कटेगा, क्योंकि यहां पर H1 बराबर किसके होगा, H2 के। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, A1 बटे A2 बराबर H1 बटे H2। इसको ध्यान रखना। अभी ये दोनों गुणधर्म समझो। समान आधार वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर है। और इधर क्या बोलूंगा, समान ऊंचाई वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर है। ठीक है, क्या चीज बराबर, यहां पे आधार बराबर है, समान है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होगा। और अगर ऊंचाई बराबर है, अगर आपका ऊंचाई बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधारों के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या आया, B1 बटे B2, और यहां पे क्या आया, H1 बटे H2। मतलब आधार बराबर तो संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर, और ऊंचाई बराबर तो संगत आधार के अनुपात के बराबर। किसका मान, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है, गुणधर्म नंबर 4, समान आधार तथा ऊंचाई। समान आधार तथा समान ऊंचाई दोनों बराबर, मतलब B1 बराबर B2, H1 बराबर H2। तो क्या होगा पता है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आएगा, 1। जब आधार बराबर था तो आधार कट गया, जब ऊंचाई बराबर था तो ऊंचाई कट गया, जब दोनों बराबर है तो दोनों कट जाएगा, और जब दोनों कटेगा तो अनुपात कितना आएगा, 1। और उसका 13 गुणा करूंगा तो क्या मिलेगा आपको, A1 बराबर किसके, A2 के। तो इसीलिए बोला गया कि समान आधार तथा समान ऊंचाई वाले दो त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल होते हैं वो समान होते हैं। ठीक है, पहले गुणधर्म में आपने क्या पढ़ा, वापस से देख लो। पहले गुणधर्म में आपने बोला कि समान दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधार तथा ऊंचाइयों के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। ओके, दूसरे गुणधर्म में आपने बोला समान आधार वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। तीसरा गुणधर्म है समान ऊंचाई, इसमें था समान आधार, इसमें है समान ऊंचाई। तो समान ऊंचाई वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर होता है। ओके, चौथे गुणधर्म में आपने पढ़ा कि अगर आधार भी बराबर है और ऊंचाई भी बराबर है तो उनके क्षेत्रफल भी बराबर होंगे। तो समान आधार तथा ऊंचाई वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं। ठीक है, तो एक जस्ट जनरली बैठकर 2 से 3 बार आपको इस चारों गुणधर्म को रिवाइज करना है। इसकी लाइन आपको याद होनी चाहिए, थोड़ा आपके लिए अच्छा होता है प्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो क्या क्या है, आपको वापस से एक बार पूरी तरह से आप थोड़ा सा शांति से सिर्फ सुनोगे मेरी आवाज को। ठीक है, मेरी आवाज सुनोगे तो आपको मोस्ट ऑफ चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, पहला गुणधर्म है दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधार तथा ऊंचाइयों के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। दूसरा गुणधर्म है समान आधार वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, क्या बोला, समान आधार वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। गुणधर्म नंबर 3, समान ऊंचाई वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत
आधारों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है। तीसरा गुणधर्म है समान आधार तथा समान ऊंचाई। समान आधार तथा समान ऊंचाई वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं। ठीक है। ये जो मैंने 4 पॉइंट बोले आपको, वो आप हेडफोन लगाना और ये चारों पॉइंट को क्या करना, 2 से 3 बार सुनना, आपको एकदम इजीली सारी चीजें याद हो जाएंगी। ओके, ठीक है। आज के लिए इतना गुणधर्म बहुत हुआ। कल हम लोग कुछ एग्जांपल्स और कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। ज्योमेट्री का ये फर्स्ट लेक्चर, ये फर्स्ट लेक्चर में जितना भी चीज आप सीखोगे वो आपको हर एक लेक्चर्स में क्या होगा, रिवीजन करने मिलेगा। ठीक है। जब तक आप ये सारी चीजें रिवीजन नहीं करोगे, वो वापस से आपको आगे के क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे। ठीक है। तो ज्योमेट्री अपने अंदर ढालना है आपको। थोड़ा सा हार्ड लगता है, क्या होता है, ज्योमेट्री कुछ है नहीं, एकदम इजी है। आप कभी भी किसी भी डायग्राम को जब देखते हो तो डायग्राम से आपको चीजें समझ में नहीं आती, लेकिन अगर किसी इंसान का फेस देखते हो तो आपको सारी चीज समझ में आती है ना, कि उसको गुस्सा आ रहा है, कि हंस रहा है, ठीक है, उसके अंदर कोई टेंशन है। तो वैसे ही डायग्राम भी है। आप डायग्राम को देखकर आपका मुंह बन जाता होगा, बराबर ना। डायग्राम को देखकर आपका मुंह बनता होगा। ठीक है। कुछ नहीं, सबका सोल्यूशन है मेरे पास। आप वीडियोस देखते रहो और अच्छा खासा ज्योमेट्री सीखते रहो। ओके, चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद।